नमस्कार दोस्तों, मैं आशीर्वाद आपके लिए इन्फिनिटी वन एकेडमी की तरफ से या डिस्कस चैप्टर वन, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, संविधान, ये 11th क्लास की है, जिसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। क्लास 11th की है, जिसमें संविधान क्यों और कैसे और भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार से हम आज अध्ययन करेंगे। चलिए उससे पहले देखते हैं कि यह क्या कहता है। कहता है संविधान के बारे में, यह पुस्तक संविधान की कार्यप्रणाली पर लिखी गई है। दिस बुक इज अबाउट द वर्किंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फिर कहता है और हमारे देश के सरकार की विभिन्न संस्थाओं और उनके आपसी संबंधों के बारे में आपको ज्ञान होगा। ठीक है, उम्मीद की जाती है कि आपको जो देश है भारत, उसके सरकार, संविधान, इनके बारे में कुछ नॉलेज पहले से होगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर कहता है इस अध्याय के अध्ययन से आपको निम्न बातों का ज्ञान भी होगा और बहुत सारे आर्टिकल भी समझने का मौका हम आपको देंगे इसमें, और समझाएंगे भी। कॉपी कलम खोल करके रखिएगा, छोटी छोटी बातों को उसमें नोट करते चलिएगा। फिर कहता है कि संविधान किसे कहते हैं, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान समाज को क्या देता है, संविधान समाज के में शक्तियों का बंटवारा कैसे करता है, हाउ कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न द allocations of power is a society, and भारत का संविधान कैसे बनाया गया, what was the why is which the constitution of India was made। इन्हीं बातों से हम अपनी बात को आज प्रारंभ करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि संविधान के निर्माण से लेकर के संविधान की जो कार्यशक्ति है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। वर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सब लोग ध्यान से देखिएगा। फिर कहता है संविधान तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है। Ensure your rights and ensure your authority, यानी जो संविधान है आपको राइट्स, फंडामेंटल राइट्स जिसको हम लोग कहते हैं, इनके बारे में आपको भरोसा दिलाने का काम करता है। फिर कहता है यह समूह तो बहुत, कहता है कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। देखिएगा आगे, यह समूह तो बहुत कुछ हमारे गांव के लोगों जैसा है। कहता है संविधान का पहला काम है कि बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन और विश्वास बना रहे। ठीक है, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउज फॉर मिनिमम कोऑर्डिनेशन अमंगस्ट मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। मतलब जो समाज है, सोसाइटी है, उसमें कोऑर्डिनेशन बना रहे, लोग एक दूसरे के शत्रु के तौर पर काम न करे, मित्रवत होकर काम करने का प्रयास करे, इसी चीज को यह बताता है। आगे देखिए और क्या बताता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 69, यह 79, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, और इसी में यह आर्टिकल है 79 और 80 और 81, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे थोड़ी देर में, अभी इसकी जरूरत आन पड़ी है तो बताएंगे। कहता है कि निर्णय निर्माण शक्ति की विशेषताएं, इसमें कहता है कि स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स, इसमें किस तरह से कहता है कि निर्णय निर्माण शक्ति की विशेषताएं क्या है उसके बारे में। एग्जाम्पल के तौर पर भारतीय संविधान में यह स्पष्ट किया गया है कि अधिकतर कानून संसद बनाएगी और संसद का गठन भी एक विशेष प्रकार से किया जाएगा, और किसी समाज में कानून कैसी है इसे देखने से पहले उन कानूनों को बनाने का अधिकार रखने वालों को पहचानना होगा, जो उस कानून को बनाते हैं। चलिए, यदि संसद को कानून बनाने का अधिकार है तो पहले उसे यह अधिकार देने वाला कोई कानून होना चाहिए। यह कानून संविधान करता है। संविधान वह सत्ता है जो सर्वप्रथम सरकार बनाती है। एक चीज बताइएगा मुझे कि जो संविधान हम कहते हैं, पार्लियामेंट की बात करते हैं, माय डियर, जिसको संसद बोलते हैं। एक बात बताइए, ये संसद को पावर किसने दिया अधिकार बनाने का, पता है? तो हमने ओवरऑल देखा कि संसद है, मान के चलिए यह कानून बनाता है, दो होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा होते हैं। अच्छा, ये जो संसद बना इसको अधिकार किसने दिया? यह संसद
इसको पावर देने का काम संविधान सभा ने किया, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने संसद बनाने, संसद निर्माण का काम किया, याद रखिएगा यह। और 79 के तहत हम संसद का गठन किए, आर्टिकल 79 के तहत, जिसके 2 सदन की बात करी, आर्टिकल 80 राज्यसभा और आर्टिकल 81 लोकसभा। ध्यान दीजिएगा इसके बारे में। फिर कहता है कि यदि संसद को कानून बनाने का अधिकार है तो पहले उसे यह अधिकार देने वाला कोई कानून होना चाहिए। यह काम संविधान करता है। संविधान वह सत्ता है जो सर्वप्रथम सरकार बनाती है। ध्यान दीजिएगा फिर क्या कहता है आगे। कहता है इट इज स्पेसिफाइड दैट इन मोस्ट इंस्टेंट्स पार्लियामेंट गेट्स टू डिसाइड लॉज एंड पॉलिसीज and that parliament is be organized in a particular manner before identifying what the laws in any given society is. You have to identify who has the authorities to enact it. If parliament has the authority to enact laws, there must be a laws that based on this authorities of parliament in the first place. This is the function of the constitutions. It is an authority that constitutes government in the first places, yeah, first place. चलिए ये समझ में आया कि उसको शक्ति देने वाला भी कोई था। फिर आगे देखते हैं सरकार की शक्तियों पर सीमाएं कैसे लगती है। लिमिटेशन ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट होती है वह निरंकुश ना हो जाए इसलिए उन पर कुछ पाबंदी लगाई जाती है। जैसे कि भारत में 1975 का एक दौर था जिसको ब्लैक डे कहा जाता है, लोक डेमोक्रेसी का ब्लैक डे कहा जाता है, जिस समय इंदिरा गांधी जी ने किस तरह से संविधान को पुंज बना दिया था और जो आप सुप्रीम कोर्ट देखते हैं उसकी सारी शक्तियों को उन्होंने अपने हाथों में ले लिया था। राष्ट्रपति भी किसी काम के नहीं रहे थे। उस तरह जो फिर ना हो जाए निरंकुश, इसीलिए उस पर कुछ लिमिटेशन लगाई गई है गवर्नमेंट पे कि वह निरंकुश ना हो जाए, इसलिए कुछ लिमिटेशन होती है गवर्नमेंट की। ध्यान दीजिएगा आगे कहता है अतः संविधान का तीसरा काम यह है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाए। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती और जो गवर्नमेंट होती है उसका कभी उल्लंघन नहीं कर सकती है। कहा सो द थर्ड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज सेट सम लिमिट्स ऑन व्हाट अ गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन्स। Yeah, these limits are fundamental in the sense that government may never trespass them. यानी उल्लंघन, trespass का मतलब होता है उल्लंघन। उल्लंघन ना करे, ठीक है। संविधान सरकार की शक्तियों को कई तरह से सीमित कर सकती है। जो संविधान है वह सरकार की पावर्स को बहुत तरह से लिमिट्स में ला सकती है, लिमिटेशन लगा सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट इन मेनी वेज। फिर उसके बाद जैसे देखिएगा नागरिकों के रूप में हमारे मौलिक अधिकारों को सीमित कर दिया जाएगा और कोई भी सरकार उनका कभी भी उल्लंघन नहीं कर सकेगी, ठीक है। आगे देखिएगा फिर क्या कहता है, इसी चीज को कहा द पावर ऑफ गवर्नमेंट इज टू स्पेसिफिक सर्टेन फंडामेंटल राइट्स दैट ऑल ऑफ अस प्रोसेस एज सिटीजन्स एंड विच नो गवर्नमेंट कैन एवर बी अलाउड टू वायलेट। सरकार के शक्तियों के ऊपर मूलभूत सीमा बिना किसी कारण के गिरफ्तार करने के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त करते हैं, आपके पास सुरक्षा प्रदान करते हैं। ध्यान दीजिएगा कहता है नागरिकों को सामान्यतः कुछ मौलिक स्वतंत्रताओं का अधिकार है जैसे भाषण की स्वतंत्रता, अंतरात्मा की आवाज पर काम करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, ये सारे आपके ऊपर है। यह सारे अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 19 में आपको यह सारे जितने भी राइट्स मिले हुए हैं आपको आर्टिकल 19 में मिलते हैं।
फिर कहता है कि दिस इज वन बेसिस लिमिटेशन अपॉन द up on the powers of a government. Citizens will normally have the rights to some basic liberties of fundamental speech. उसके बाद आप देखते हैं फ्रीडम ऑफ conscience, freedom of associations, freedom to conduct a ट्रेड और बिजनेस एक्सेट्रा, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। या आर्टिकल 19 के लगभग अधीन आ जाता है सिटीजन्स। आगे देखते हैं फिर क्या कहता है। अगर बात करते हैं एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ अ सोसाइटी, समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य। उदाहरण के लिए भारत में संविधान निर्माताओं की इच्छा थी कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी भौतिक जरूरतों और शिक्षा साहित्य वह सब कुछ मिलना चाहिए जिसके आधार पर वह गरिमा और सामाजिक आत्म सम्मान से भरा जीवन जी सके। मतलब डिग्निटी की बात करता है। जो संविधान निर्माताएं थे वह चाहते थे कि जो लोग थे उनको डिग्निटी फुल लाइफ के लिए किसी भी अन्य तरीके का सामना न करना पड़े, किसी को जाति के नाम पर, किसी के धर्म के नाम पर, किसी अन्य कारणों से उनसे डिस्क्रिमिनेशन न किया जाए, जैसे इनके साथ कभी कभी होता है। इस तरह से ध्यान दीजिएगा। फिर क्या कहता है, द फार्मर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एग्जाम्पल्स थॉट दैट ईच इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी शुड हैव ऑल दैट इज नेसेसरी फॉर देम टू लीड अ लाइफ ऑफ मिनिमम dignity and society, self-respected, minimum materials, well beings, education, etc. ओके, ध्यान दीजिएगा। संविधान का चौथा काम यह है कि वह सरकार को ऐसे क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण करे। यह सरकार के लिए। फिर देखिए क्या कहता है, इसमें कहता है द फोर्थ फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द एनेबल दैट गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ अ सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशंस फॉर अ जस्ट सोसाइटी, DPSP। मैंने बताया था उस दिन। ये सारे बात जो आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक चलता है, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यही चलता है। अगर हम बात करते हैं तो यह अपेक्षा है जैसे संविधान के समर्थन बनाने वाले प्रावधान, इनेबलिंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे साउथ अफ्रीका का आपने देखा था कि इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका के बारे में आपने देखा था, जिसमें कहता है कि फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल, यानी आखिर बात शपथ यह है कि संविधान किसी की बुनियादी पहचान क्या है, संविधान किसी व्यक्ति की बुनियादी पहचान क्या है उसके बारे में देखता है। चलिए आगे देखिएगा। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं तो कहता है राष्ट्र का बुनियादी पहचान, फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल, ठीक है। जो राष्ट्र होता है, देश होता है, उसका कुछ अपना होगा। उसी तरह से कहता है नीचे भारतीय और अन्य संविधानों के कुछ प्रावधान दिए गए हैं। तो उस तरह से अब देखिएगा बॉक्स बना करके जो दिया गया है, जिसमें कहता है कि सरकार किसी भी नागरिक को किसी धर्म का पालन करने या ना करने की आज्ञा नहीं दे सकती। The government cannot order any citizens of follow or not to follow any religion। यह गवर्नमेंट किसी को नहीं कहेगी कि आप सिख धर्म अपनाओ या हिंदू धर्म अपनाओ या मुस्लिम धर्म अपनाओ। यह किसी को निर्देश आपका मतलब आपका कॉन्स्टिट्यूशन या सरकार कॉन्स्टिट्यूशन आपका इस चीज को निर्देश गाइडलाइन नहीं करता है कि आप किस धर्म को फॉलो करो, ठीक है। आपको धर्म की स्वतंत्रता भारतीय संविधान में निहित की गई है कि आपको धर्म की रिलीजियस फ्रीडम आपको मिलती है। मेंशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम की बात होती है, ठीक है। आगे देखना, उसी चीज को कहा फिर आगे, सरकार का आय और संपत्ति की असमानताओं को कम करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। द गवर्नमेंट मस्ट ट्राई रिड्यूस इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ, यानी सरकार को जो चाहिए
कि कोई इनकम में कम है और कोई अधिक है, तो उन अनइक्वलिटी को कुछ हद तक कोशिश करे कि उसको समान करने का प्रयास करे, कि कोई ज़्यादा गरीब है और कोई ज़्यादा अमीर है, उन बीच में। तो इसीलिए आप एक तरह से देखते हैं कि टैक्सेस वगैरह लिया जाता है। अगर कोई मान के चलिए 20 लाख रुपया कमाता है तो उससे 30% या 40% करके एक तरह से उससे टैक्स लिया जाता है, तो सारे उसी में काउंट हो जाते हैं। आगे देखिएगा, फिर कहता है कि राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की शक्ति होती है। द प्रेसिडेंट हैज द पावर ऑफ अपॉइंट द पीएम। ठीक है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को अपॉइंट करता है, अपॉइंटमेंट देता है, किसके कहने पर? किसी के कहने पर नहीं। यह अपॉइंटमेंट होती है लोकतंत्र में। वह अगर सत्ता दल में ज्यादा वोट लेकर के, ज्यादा पार्टी ज्यादा सीट जीत करके आता है, उसी को यह अधिकार देता है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे फिर क्या कहता है? फिर कहता है संविधान का सर्वोच्च कानून है, संविधान वह सर्वोच्च कानून है जिसका सभी को पालन करना चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ दैट इन एवरीवन हैज टुडे। ठीक है, भारत नागरिकता किसी नस्ल, जाति या धर्म का पर तक सीमित नहीं है। इंडियन सिटीजनशिप इज नॉट लिमिटेशंस ऑफ द पीपल्स ऑफ एनी रेस, कास्ट और रिलीजन। ठीक है, इस शब्द को देख लीजिएगा, बार बार आएगा। रेस, कास्ट एंड देख लीजिएगा रिलीजन, ये बार बार आएगा। ठीक है, उसके बाद कहता है संविधान के बारे में हम 3 और प्रश्न कर सकते हैं। संविधान क्या है? व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर कहता है संविधान कितना प्रभावी है? हाउ इफेक्टिव इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। और क्या संविधान न्यायपूर्ण है, यानी इज अ कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिस। ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, इंग्लैंड के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिसे संविधान कहा जा सके, बल्कि उनके पास दस्तावेजों और निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला है जिसे सामूहिक रूप से संविधान कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्या कहा? बट सम कंट्रीज दैट यूनाइटेड किंगडम फॉर इंस्टेंस डू नॉट हैव वन इन सिंगल डॉक्यूमेंट दैट कैन बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब उसके पास ऐसा कुछ नहीं है जिसको संविधान कहा जा सकता है। आगे देखिएगा, उसके बाद है संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका क्या है? मेड ऑफ प्रोमुलेशंस। इसमें क्या होता है? विश्व में सर्वाधिक सफल संविधान भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका का है। पूरे अगर विश्व की बात करते हैं तो इन जगहों के, जो अमेरिका है, भारत है, दक्षिण अफ्रीका जिसको साउथ अफ्रीका कहते हैं, यह विश्व में सबसे अच्छे संविधान का उदाहरण है। ठीक है, अगर बात करते हैं सबसे ओल्ड डेमोक्रेसी की, अगर सबसे पुरानी लोकतंत्र की, तो अमेरिका है, और सबसे बड़ी लोकतंत्र की जनसंख्या के आधार पर तो वह भारत है। ठीक है, आगे देखिएगा, कहता है द मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन लाइक इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड द यूनाइटेड स्टेट्स आर कॉन्स्टिट्यूशंस व्हिच वर क्रिएटेड इन द आफ्टरमैथ ऑफ पॉपुलर नेशनल मूवमेंट। ठीक है, भारतीय संविधान सभा ने दिसंबर 1946 और देखिएगा दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 मध्य के बीच क्या हुआ? पर ऐसा करने के लिए, मतलब इसमें कहता है ऐसा करने के लिए, सभा ऐसा करने के उसे राष्ट्रीय आंदोलन के लंबे इतिहास से काफी प्रेरणा ली। ठीक है, जो हमारा संविधान बनने का काम हुआ 1946 में, आप देखते हैं कि संविधान सभा के लिए एक जो संविधान बनाने के लिए आपको परमिशन मिलती है, फिर संविधान 1949 में जाकर के कुछ बनता है, और फिर उसके बाद जाकर के आप देखते हैं कि 26 जनवरी 1950 को पूरा संविधान को पूरे भारत देश के लिए लागू कर दिया जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, ऑल्दो इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्मली क्रिएटेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिटवीन दिसंबर 1946 एंड नवंबर 1949, it drew upon a long history of the nationalist movement that had a remarkable ability to take along different sections of India society together। ठीक है, आगे देखिएगा, भारतीय संविधान पर यह पूछता है कि भारतीय संविधान को कैसे बनाया गया। ध्यान दीजिएगा, जो भारतीय संविधान है
संविधान है उसे कैसे बनाया गया, तो पूछेगा जन्म संग्रह हुआ था या वोट हुई थी। भारतीय संविधान क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनता है, यहाँ से पिछली बार भी बना था कि भारतीय संविधान को जन्म संग्रह द्वारा बनाया गया था या वोटिंग द्वारा बनाया गया था, तो जन्म संग्रह नहीं हुआ था, वोटिंग द्वारा भारतीय संविधान को बनाया गया था, यही प्रक्रिया थी। आगे देखिएगा, अतः संविधान बनाने वालों का प्रभाव भी एक हद तक संविधान की सफलता की संभावना सुनिश्चित करता है। जो लोग संविधान बना रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग कर रहे हैं, उनका इन्फ्लुएंस कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंड करने का काम करता है। ठीक है, आगे देखिएगा, कहता है देयरफॉर द ऑथोरिटी ऑफ इंडिया, ऑथोरिटी ऑफ पीपल हु इनएक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प डिटरमाइन इन पार्ट इट्स प्रोस्पेक्ट्स फॉर सक्सेस। ठीक है, इतना हमने देख लिया। यह भारत के संविधान के बारे में मोटा मोटी आपको जानकारी हुई। और भारतीय संविधान में टोटल आर्टिकल की संख्या 395 है, जो ओरिजिनल आर्टिकल है 395 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। भारतीय संविधान में जो आर्टिकल की संख्या है 395 है, आज मोटा मोटी 470 हो गए हैं विद अमेंडमेंट के साथ, यानी आर्टिकल में संविधान संशोधन करके जो किए गए हैं वह लगभग 468 470 के आसपास हो गए हैं। और उसके बाद यह संविधान, जब इसमें 22 भाग थे, जो आज 25 भाग हो गए हैं, और 8 अनुसूची शेड्यूल थी या पार्ट्स थे, या शेड्यूल थी या 8 थी, आज 12 हो गई है। टोटल इस तरह से उनका इंक्रीजमेंट हुआ है। ठीक है, यह भारतीय संविधान के बारे में देखा। चलिए, तो यह हमने संविधान के बारे में देखा। और अगला जो हमारा क्लास होगा वह नेपाल की कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखेंगे। 1948 से हम स्टार्ट करेंगे कि नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, कैसा सिस्टम था, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी 1948 के बाद नेपाल में 5 बार संविधान बन चुके हैं और भारत में केवल 1 बार संविधान बना है। तो हम दोनों के बीच में हमारा सेशन अगला शुरुआत करेंगे, और अगला जो भी लेक्चर होगा हमारा वह अंतिम लेक्चर होगा। चलिए, तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहते हैं, और आप लोग अभी कीजिए सब्सक्राइब, और दोस्तों को भी करने के लिए प्रेरित करें, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर हम अगली कक्षा आपके लिए इसका जल्दी लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।